टॉपिक जो आज का डिस्कशन के लिए है वो है ड्रग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, जिसको अक्सर लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स से ही याद करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स का टॉपिक जो है वो सर्च करते हैं स्टूडेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर एंटायर डिस्कशन। या आप लोग यूँ कह दीजिएगा कि क्लिनिकल ट्रायल्स के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे, या फिर आप लोग यूँ कह दीजिए कि हम ड्रग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। इन शॉर्ट, इस टॉपिक का टाइटल ड्रग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ही होना चाहिए। और इस पूरे लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे कि ड्रग जो है वो किस तरह से डेवलप होता है, इसकी इन विट्रो स्टडीज़, एनिमल टेस्टिंग, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन स्टडीज़ भी कहते हैं, इसके अंदर जो फेजेस हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4, ये सब जानेंगे। और साथ में पेटेंट और जेनरिक ये क्या होता है, इन दो टर्म्स की भी जो डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ड्रग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। एक ड्रग की डेवलपमेंट कैसे होती है, फिर उसको रेगुलेट किस तरह किया जाता है, इसके लिए क्या है खासतौर पर अगर हम बात करें दो टोक अल्फाज लाइक ड्रग की सेल और उसकी यूज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। और इसके लिए स्पेसिफिक क्या होते हैं कि कुछ खास एजेंसीज होते हैं, लाइक यूज़ की अगर हम बात करें वहाँ पर है FDA, फूड एंड ड्रग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होते हैं। उनका प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक ड्रग ने डेवलपमेंट उसकी होनी है, फिर उसकी रेगुलेशन होनी है, उसके लिए क्या होना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग की जो है इन विट्रो स्टडीज़ होती हैं, यानी कि आउटसाइड द बॉडी जो है उसकी स्टडीज़ होती हैं। इसमें कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ जो है वो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होते हैं। उन कंपाउंड्स को जो है वो जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जो है या फिर कोई भी डिजीज़ है उसके खिलाफ जो कोई ड्रग जो यूज़ करना होता है ना, तो इन सब कंपाउंड्स को चाहे बायोलॉजिकल हो चाहे सिंथेटिक हो, इनको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि कोई भी ड्रग हमारे पास फिर आ जाए, कोई भी कंपाउंड उनमें से हम ले, ताकि हम ये कह सके कि यार ये कंपाउंड जो है इस पर्टिकुलर जर्म्स के खिलाफ जो है वो काम करते हैं। तो इस तरह क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल ओरिजिन से होते हैं, ये पर सिंथेटिक होते हैं। तो उनको हम अप्लाई करते हैं उस टारगेटेड जो डिजीज़ कॉज करता है कॉजेटिव एजेंट, उस पैथोजन के ऊपर या फिर वो चीज़ जो भी हो उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो उनमें से जो फिर काम कर लेते हैं उनको हम उठाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीड कंपाउंड। वो लीड कंपाउंड फिर उठाया जाता है, फिर उस लीड कंपाउंड को जो है मजीद एनिमल टेस्टिंग के ऊपर अप्लाई किया जाता है। मतलब फिर उसके थ्रू हम लोग एनिमल टेस्टिंग करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर मजीद टेस्ट करते हैं, ये कंपाउंड उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी असल में हम उस कंपाउंड की एफिकेसी मालूम करते हैं और उस कंपाउंड की जो सेलेक्टिव मैकेनिज्म है कि वो किस तरह से जो है काम करता है, तो वो हम मालूम करते हैं एनिमल टेस्टिंग के थ्रू। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें ह्यूमन्स के साथ होती है ना, तो वो अक्सर जो है टेस्ट एनिमल के थ्रू एनिमल्स के ऊपर परफॉर्म कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ बात आती है। इसको हम लोग यूँ भी कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन स्टडीज़ होता है। यहाँ पर क्या होता है, 4 फेजेस होते हैं। इसमें से स्टार्टिंग में क्या होता है, एक IND होता है, IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। यहाँ पर जो है मुझे याद है कि मुझसे टीचर ने पूछा एग्जाम में, वाइवा में, जब हम इस IND का बता रहे थे कि मुझसे पूछा कि IND क्या है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, ये क्या, ये IND क्या है। मैंने कहा सर IND क्या है, तो यहाँ पर मतलब वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसी में बता रहा हूँ IND क्या है। मैंने कहा IND क्या है, क्योंकि उस टीचर ने बताया नहीं था और वो पूछ रहा था। फिर मैंने कहा सॉरी सर आप बता दें ताकि मुझे फिर याद भी रहे। उसने कहा इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग। माय डियर, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग नहीं है। जब मैंने इसके ऊपर फिर बुक पढ़ा, फिर बुक उठाया, तो मेरी एक आदत है कि फिर मैं उस चीज़ को क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने देखा फिर वहाँ पर मुझे मिला उस बुक में, बुक कौन सा है, कैटसंग है, तो वहाँ पर मुझे मिला कि IND स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एग्जाम्पशन एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एप्लीकेशन दिया जाता है ताकि हम इन एनिमल जो के ऊपर हम जो टेस्ट किया लीड कंपाउंड को, वो हम लोग अभी लेते हैं ह्यूमंस की तरफ। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एग्जाम्पशन एप्लीकेशन। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग इसको नहीं कहते हैं, इसको यहाँ पर क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है। तो इन शॉर्ट मैंने फिर उस टाइम कहा भी था कि सर आपका काम क्या है, उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन होता है। मैंने कहा किस तरह का एप्लीकेशन होता है, तो ये बात होती है, एग्जाम्पशन एप्लीकेशन होता है। तो मतलब अगर आपने स्टूडेंट को कोई चीज़ बताना है, मैं कहता हूँ कि आप पूरा बताओ, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मतलब इजी बैकग्राउंड दो, इजी माहौल दो, ताकि वो सोच कर सकें। अजीब बात होती है हमारे अक्सर टीचर्स की, लेकिन एक तो ऐसे भी होते हैं कि ज़बरदस्त होते हैं, उनको दिल की गहराइयों के साथ सलाम, बाकी उनको फॉरगेट अबाउट देम। क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है, जो लीड कंपाउंड एनिमल के ऊपर टेस्ट किया गया, तभी इसको हम लाते हैं ह्यूमंस के ऊपर। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम IND एप्लीकेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एग्जाम्पशन एप्लीकेशन जो है फाइल करते हैं। फिर उसके थ्रू हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग जो है इन फेजेस के थ्रू अपने उस लीड कंपाउंड को वो
गो थ्रू कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल फेज़ 1 में हम क्या करते हैं, हम लोग 20 से 100 जो हैं वो हेल्दी सब्जेक्ट्स लेते हैं जिनमें वो डिजीज़ नहीं होती, उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं ताकि हम मालूम कर सकें कि यार हमारा ड्रग सेफ़ है और इसकी फार्माकोकिनेटिक भी हम लोग मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर ड्रग की बहुत ही कम डोज जो है वो हम अप्लाई करते हैं। फिर हम लोग आते हैं टुवर्ड्स फेज़ 2, यहाँ पर हम लोग 100 से 200 डिजीज़ सब्जेक्ट्स जो हैं वो हम उठाते हैं। इसमें हम चेक करते हैं आया जो ड्रग हम लोग दे रहे हैं ये इफेक्टिव है कि नहीं है। सेफ्टी की तो बात तो हमें मालूम हो गई, अभी इफेक्टिव है कि नहीं है। इस तरह फेज़ 3 में जो है नंबर को बढ़ा देते हैं। फेज़ 4 में जो है फिर पूरा जो हमारे पास लोग हैं सारी कम्युनिटी आ जाती हैं, पूरा मार्केट आ जाता है उसमें। इसमें क्या होता है, अगेन जब फेज़ 3 से गुजर चुके होते हैं तो फिर इन मराहिल को एप्लीकेशन फिर फाइल करते हैं। न्यू ड्रग एप्लीकेशन फिर यहाँ पर होता है NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। यहाँ में क्या होता है, यहाँ पर जो है ये सारे फेजेस की जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख दी जाती है। अभी एक अलाउंस मांगी जाती है कि हम इन ड्रग को जो है फेज़ 4 के थ्रू गुजार सके, यानी कि हम मार्केट कर सके इस ड्रग को। तो फिर क्या होता है, मार्केट होती है, फिर उसके बाद जो है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर जिस शख्स ने बनाया था, जिस कंपनी ने बनाया था, उसके पास एक राइट होता है जिसको बोलते हैं पैटेंट। मतलब अभी कुछ खास टाइम तक वो ड्रग सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी ही बनाएगी, उसके अलावा कोई और कंपनी वो ड्रग नहीं बना सकती, तो उसको बोलते हैं पैटेंट। ये तकरीबन 10, 14, 20 साल तक हो सकता है पैटेंट राइट। और ये जो इसका ये खुद से जो भी जो रकम है वो लगाना चाहता है वो लगाता है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिस्कशन भी है। तो इस तरह से पैटेंट जो हमारे पास अद्वियात है वो महंगे इसी वजह से होते हैं क्योंकि उन्होंने इतने सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो खर्च किए होते हैं। मतलब कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं अबाउट $500 मिलियन जो है अप्रॉक्स एवरेज की बात करते हैं कि वो एक ड्रग की डेवलपमेंट में जो है वो खर्च होते हैं। कॉस्ट ये बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद जो है क्या होता है कि मार्केट में ड्रग आ जाता है। फिर यहाँ पर जो है मार्केट में मजीद छानबीन होती है कि यार ड्रग जो है वो किस तरह काम कर रही है, नहीं कर रही है, प्रोटेक्टिव है, ADRs तो नहीं आ रहे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सेफ है, वही मैकेनिज्म जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मतलब जब सेफ हो जाता है, टाइम गुजर गया और पेटेंट राइट जो है वो भी ख़त्म हो जाता है जो ड्यूरेशन था उस खास ओनर के लिए जिसने प्रोड्यूस किया था। तो फिर उसके बाद जो है जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं लोग। फिर वो खास कंपनी जो है एप्लीकेशन आगे लिखती हैं NDA को कि हमें जो है हमारे पास जो कंपाउंड्स मौजूद हैं वो बिल्कुल बायो इक्विवेलेंट है, तो हमें भी यही परमिशन दिया जाए। तो फिर मज़ीद यहाँ पर डिस्कशन होती हैं, आखिरकार उनको परमिशन मिल जाती है। फिर मार्केट में बहुत सारे जो लोग होते हैं वो खुद से अपने जेनरिक जो है वो बनाना शुरू कर जाते हैं। तो इस तरह से जेनरिक मेडिसिन भी बनता है। कॉस्ट आप लोग पता चल गया कि आप लोगों का समय है $500 मिलियन है। और टाइम के हवाले से अगर हम बात करते हैं हर एक फेज़ में, इन विट्रो स्टडीज़ में फिर फेज़ में कितना टाइम लगता है। इन विट्रो में हमारे पास 2 साल लगते हैं कम से कम। एनिमल्स की टेस्टिंग जो हम करते हैं इसके लिए जो दौरानिया दरकार है अगेन 2 ईयर्स। अप्रॉक्स क्लिनिकल के लिए जो है तकरीबन 5 ईयर्स हैं। फिर फेज़ 4 जो है उसमें से थोड़ा सा टाइम अगेन रिक्वायर है, यहाँ पर 15-20 के आसपास जो है वो टाइम रिक्वायर है। जस्ट कंपैरिजन की अगर बात करते हैं पैटर्न की तरफ, तो मतलब ये कि ये हमारे पास टाइमिंग रिक्वायर्ड है फॉर ऑल द फेजेस। और जो एक एक्सेप्शन भी यहाँ पर आप लोगों ने याद करनी है कि वो क्या है, वो ये कि अगर हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं या फिर जो वो कॉज कर सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग हार्म वो कॉज करते हैं, तो उन ड्रग्स के लिए कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। कुछ फेजेस में स्किपिंग हो सकती हैं, लाइक फेज़ 1 जो है वो हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि कार्सिनोजेनिक के हमने हेल्दी इंडिविजुअल को कार्सिनोजेनिक जो है मेडिकेशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना होता। वेल तो उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट्स की बात होती हैं, तो उन ड्रग्स के लिए जो कॉज करते हैं लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स, उनके लिए फिर डिफरेंट से रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन होती है कंप्लीट। कोई कन्फ्यूजन है और क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। आई एम नॉट लाइक अदर टीचर्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्वेश्चंस।